गुड आफ्टरनून। आज आप लोगों के बीच में आने का एक विशेष उद्देश्य है। बीपीएससी की तैयारी की प्रक्रिया में बीपीएससी 67th का पीटी का एग्जाम और सीडीपीओ पीटी का एग्जाम, दोनों एग्जाम एक पर एक आपके लिए सामने है। सबको इस बात की जानकारी है, हर तैयारी करने वाले को, कि 8 मई को बीपीएससी पीटी 67th पीटी का एग्ज़ाम है और उसके बाद 15 मई को सीडीपीओ का एग्ज़ाम है। दोनों का एग्ज़ाम का, पीटी के एग्ज़ाम का नेचर और मेंस के एग्ज़ाम का नेचर, दोनों के नेचर ऑलमोस्ट सेम है। तो ऐसी स्थिति में अब लगभग 30 दिन, 30 डेज टाइम बचा हुआ, 30 दिन बचा हुआ है। और यहाँ पे मुखर्जी नगर में, दिल्ली में मेरे पास बहुत सारे लोग, क्योंकि अब लोगों को इस बात का पूरा भरोसा हो चुका है कि ये डेट चेंज नहीं होगा, ये डेट, इस डेट पे एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो अब मैं ये जो देख रहा हूँ कि अब थोड़े बहुत एनेक्जाइटी कुछ लोगों में आने लगी हैं कि मेरा अब तैयारी है कि नहीं है। मैं तैयारी, जो भी बीपीएससी 67 पीटी के लिए एक प्रोबेबल कट ऑफ मान के चलें, अगर मान लीजिए 100 मान के चलते हैं, 110 मान के चलते हैं, 105 मान के चलते हैं, जितना भी जो भी पिछली बार के बीपीएससी 66 के अकॉर्डिंग देखें तब तो कट ऑफ काफ़ी 108 चला गया था। तो इस तरीके से अगर प्रोबेबल कट ऑफ का एक एज्यूम करके चलें कि जो लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए 100 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और जो मेल मेंबर हैं, जो जनरल कैटेगरी मेल हैं, उनका 108 110 के आसपास सही होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा? अब तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक चीज़ जो आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनसे, कि अब 30 दिन बचा हुआ है। 30 दिन में जैसे जो भी लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस मैं ये देख रहा हूँ कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर कोचिंग का ऑनलाइन में क्वेश्चन पेपर उनको मिला और उन्होंने उसको प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस किया तो पता चला कि उस प्रैक्टिस में उनको किसी का 80 सही हो रहा है, किसी का 90 सही हो रहा है, इस तरीके से सही हो रहा है, और इस कारण से उनके टेंशन बढ़ गए हैं। ठीक है, तो मैं आज जो डिस्कशन आपके बीच में करने जा रहा हूँ, उसके जो कई सारे पक्ष हैं, उसमें से एक पक्ष मैं ये डिस्कस करने जाऊँ कि अब 30 डेज का जो 30 दिन बचा हुआ है, 30 डेज स्ट्रेटजी आपकी क्या हो, ये स्ट्रेटजी वाली बात एक। और दूसरा सेकंड इसमें है कि ये जो टेस्ट सीरीज वाला कंसेप्ट है, अब ये टेस्ट सीरीज वाले कंसेप्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। अब इसको क्वेश्चन, किसी कोचिंग का, किसी संस्था का क्वेश्चन पेपर को करूं या ना करूं, प्रैक्टिस करूं या ना करूं, उस प्रैक्टिस करने से हमें कोई फायदा है भी कि नहीं है अब आगे कम से कम। तो ऐसी स्थिति में पहली बार फर्स्ट वाला देखें तो एक बात ध्यान रखिए, अभी भी 30 दिन समय है। अभी भी किसी का अगर बेसिक क्लियर है तो बेसिक क्लियर है, तो अभी भी 30 दिन अगर 12-13 घंटे 14 घंटे तक पढ़ करके, अभी भी बहुत टाइम है। बहुत टाइम का मतलब होता है कि करीब 400 घंटे के आसपास का टाइम अभी भी पढ़ाई के लिए इफेक्टिवली, मान लो 30 इंटू, अगर 14 घंटे की बात करूं, 12 घंटे, 14 घंटे में 10 घंटा टाइम छोड़ता हूं, 7 घंटे के आसपास सोने जागने के लिए, और 3 घंटे का और टाइम देता हूं खाने पीने के लिए या कोई न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, कुछ इस तरह की बात। 10 घंटे का टाइम अगर छोड़ देता हूं, 14 मैंने 14 आवर्स का टाइम अगर लेता हूं, तो 14 आवर्स इंटू 30, आप सोच के देखिए कि 420 घंटा बनता है। 420 घंटे में अगर 1 घंटे में एक एक पेज को भी अगर ठीक से आप एक पेज को अगर पीछे से कुछ भी अगर आपका प्रिपरेशन रहा है, आपने एकदम नया कोई टॉपिक उठा करके, तब तो नहीं हो पाएगा। उस टॉपिक में, उस पेज के में जो कंटेंट है, उस पर कमांड नहीं हो पाएगा कि वो एग्जाम हॉल तक जा पाए। लेकिन अगर पीछे से पढ़ा हुआ है तो अभी भी अपनी पढ़ाई के इंटेंसिटी को बढ़ा करके, थोड़ी तेजी को बढ़ा करके, आप 420 घंटे आपके पास पड़े हुए हैं। 420 घंटे में अभी भी डिसाइसिव आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिजल्टेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी भी होपलेस होने की जरूरत नहीं है। कोई अगर आपने पेपर किया और उसमें आपका 10, 15, 20 क्वेश्चन आपको लगता है कि कट ऑफ से कम जा रहा है, तो उसको इंप्रूव करना मुश्किल नहीं है। स्ट्रेटजी बताता हूं, तो उसमें मान लो 30 डेज स्ट्रेटजी की बात करूं, तो आपके पास चैलेंज है 150 क्वेश्चंस। ये चैलेंज आपके पास है। 150 प्रश्न हैं जो बीपीएससी पीटी में जीएस से पूछा जाएगा, और आप जानते हैं कि ये 150 क्वेश्चन में टोटल 8 सेक्शन हैं, और 8 सेक्शन में जैसे हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी, उसके बाद बिहार स्पेशल,
उसके बाद करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, और उसके बाद फिर मैथ रीजनिंग। अब यहां पर ये इतने सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक बीच में और एक है साइंस। ये टोटल 8 सेक्शन। अब मैं इसको 2 पार्ट में बांटता हूं। 2 पार्ट में बांटने का मतलब ये हुआ, ये वाले जो पोर्शन है ये साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये जो इसके जितने कंटेंट हैं, क्लास 10 का एनसीईआरटी को अगर बेस बनाएं, या कोई साधारण बुक जो बाजार में है उसको बेस बनाएं, या कोचिंग के क्लास नोट्स को बेस बनाएं, कोचिंग के प्रिंटेड नोट्स को अगर आपने बेस बना रखा है और पहले से पढ़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ वाले पे ये सारे, ये जो 5 सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 5 सेक्शन में मैं ये मान के चल सकता हूँ कि आपने बार बार पढ़ा है। अभी भी कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ क्वेश्चन में जा रहे हैं तो आपको गलतियां हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये 5 सेक्शन के लिए मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि अब कोई नया स्टडी मटेरियल को बेस मत बनाइए। जो आपने पहले से बेस बना रखा है, जिस कॉपी को बेस बना रखा है, जिस प्रिंटेड नोट्स को बेस बना रखा है, अगर कोई साधारण किताब बाजार में गाइड टाइप की मिलती है उसको आपने बेस बना रखा है, या आपने एनसीईआरटी को बेस बना रखा है, इसमें कई मिलाकर के आपने बेस बना रखा है, उसी को अब बार बार पढ़िए। ठीक है, अब पता चला कि जो आपने बेस बना रखा है उसको छोड़ करके अगर कोई नया बुक अगर इंक्लूड करते हैं तो पता चला कि उसका पेज पलटते रह जाएंगे, उसके सेंटेंस पर आपकी आंख नहीं बैठे, आपका नज़र नहीं बैठा हुआ है, और नज़र नहीं बैठने से वहाँ से अगर कुछ पढ़ते भी हैं तो वो एग्जाम हॉल तक जा नहीं पाएगा। ठीक है, वो कंफ्यूजन करेगा। तो अभी जो आपने, जिसके लिए, हिस्ट्री के लिए जो आपके पास सोर्सेज अभी तक आपने डिसाइड कर रखा, जो आपने ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, साइंस का, अब उसी को बार बार पढ़िए। अगर लगता है कि उसका हर सेंटेंस आपको याद है, ठीक है, हर सेंटेंस याद है, तो वो अलग बात है, इसका मतलब आपका प्रिपरेशन है। अगर फिर भी, अगर अभी भी उसमें से 20-25% ऐसे फैक्ट हैं जो कि आपको याद नहीं है, तो नया स्टडी मटेरियल लेकर के और उसमें जा कर के वहाँ पे फिर अपनापन विकसित करने की कोशिश करने से अच्छा है कि जो आपके पास स्टडी मटेरियल है उसी के, उसमें ही जो 20-25% फैक्ट बचा हुआ है उसी को बार बार आप रिविजन करिए। और इसमें अगर मान लीजिए मैं अगर 2 डेज, जैसे यहाँ क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 डेज अगर टाइम देते हैं, पूरा 2 दिन का समय देते हैं, ठीक है, और मैं अब मान के चलता हूँ 30 दिन का समय बचा हुआ है, 13-14 घंटे से कम आप नहीं पढ़ रहे हैं, 14 घंटे के समय अगर मान के चलूँ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो 2 डेज टाइम यहाँ पे दे दें, 2 डेज टाइम यहाँ पे दे रहे हैं, सब में 2-2 दिन समय दे रहे हैं, यहाँ भी, फिर इकोनॉमी में भी उसी तरह से 2 डेज, साइंस में भी 3 डेज कर लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट और साइंस टेक्नोलॉजी इसमें है, बिहार स्पेशल में 3 डेज, करंट अफेयर्स में 4-5 डेज टाइम दे रहे हैं, और मैथ रीजनिंग में 2 डेज। तो देखिए 2, 4, 2, 6, 6, 3, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 12, 2, 14, 14 और 6, 20 दिन का समय हुआ। ये टोटल 20 डेज का एक रोड मैप बना के अगर आप चल रहे हैं, 10 दिन अपने हाथ में रख के, तो ऐसी स्थिति में आप पूरे 2 दिन में आपके पास जो सोर्स है उसको एक बार तेजी से पढ़ जाइए। 2 दिन में 1 बार पढ़ जाइए, 2 बार पढ़ जाइए, जितने बार पढ़ सकते हैं पढ़ जाइए। 2 दिन मान लीजिए हमने हिस्ट्री पढ़ लिया, अब मेरा 2 दिन हिस्ट्री का टाइम खत्म हो गया, अब मैं ज्योग्राफी का 2 दिन पढ़ रहा हूँ। जब ज्योग्राफी का 2 दिन पढ़ रहे हैं तो उसके 12 घंटे ज्योग्राफी पढ़िए, और जो लास्ट का 2 घंटा है उसमें हिस्ट्री का भी एक बार रिवीजन कर लीजिए। और चूंकि 2 दिन या पहले आपने कई बार उस स्टडी मटेरियल को पढ़ रखा है, तो नेक्स्ट लास्ट 2 आवर्स में या कभी भी दिन में 2 घंटे में वो सिलेबस को एक बार पेज पलटना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, आपकी नज़रें उस पर बैठी हुई हैं, आप देखते जाएंगे, सब चीज़ें आपको अपडेट होती जाएंगी। फिर जब पॉलिटी में जा रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पर पॉलिटी में मान लीजिए 2 दिन आपने टाइम दिया, बार बार 24 घंटे टाइम इसके ऊपर, मान लीजिए 14-28 घंटा टाइम हुआ, आपने 12 घंटा 24 घंटा इस पर टाइम दिया, 4 घंटा टाइम इस 2 दिन का आप क्या करिए, ये एक पहले 2 दिन में आप क्या करिए, हिस्ट्री वाले का रिवीजन कर लीजिए, और आखिरी 2 दिन वाले का, पॉलिटी का जो दूसरा दिन है उस दिन ज्योग्राफी वाले का रिवीजन कर लीजिए। फिर उस तरह से जा रहे हैं इकोनॉमी वाले में, जब 2 दिन समय दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि ये तीनों का रिवीजन हो जाए 2 दिन में, 2-2 घंटे लास्ट में। मेजॉरिटी ऑफ टाइम कहाँ देंगे, 14 घंटे में 12 घंटे टाइम, 12 2 दिन का टाइम देंगे इकोनॉमी पे, और लास्ट का जो 2-2 3-3 घंटा टाइम अगर आप बचा रहे हैं तो उसमें आप इनका रिवीजन करते रहिए। अर्थात इसका मीनिंग ये हुआ कि ये लास्ट के 20 दिन में आप कोशिश करिए कि एक मेजॉरिटी ऑफ टाइम एक सेक्शन पे दीजिए और उसका एक छोटा टाइम जो अन्य सेक्शन है उसके रिवीजन पे दीजिए, जिससे कि उसके तथ्य आपको अपडेट रहें। पेज को पलट लीजिए,
ठीक है, लेकिन ये वही कर पाएंगे जिनको कि बिल्कुल, जिनको लगता है कि मुझे इस बार निश्चित रूप से क्वालिफाई करना है और उनके पढ़ाई में इंटेंसिटी है, और कोई घर में शादी है या कुछ भी शादी है या कोई नाते रिश्तेदारी में, तो उसमें वो अब आपकी प्रायोरिटी में बिल्कुल नहीं है। शादी में आप किसी के शादी में, आपके बिना किसी की शादी नहीं रुक रही है। बस अगर घर वालों को बता दीजिए कि आपका एग्जाम है 8 मई को, आपका एग्जाम है 15 मई को, तो घर वाले आपको नहीं बुलाएंगे। लास्ट में अगर बहुत जरूरी शादी में जाना जरूरी ही है तो आप लास्ट में जिस दिन शादी है उस दिन आप फंक्शन को अटेंड कर लीजिए, फिर तेजी से लौट के आ जाइए। ठीक है, उस शादी में जाकर के इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, जिससे कि कंसंट्रेशन ब्रेक हो और ये सारी चीजें जो दिमाग पे बनी हुई है वो डाइल्यूट हो जाए। ठीक है, तो ये तरीका फॉलो करिए। अब उसमें आता है बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल का इकोनॉमिक सर्वे है। इकोनॉमिक सर्वे में एक बार हमने जैसे जो एक क्लास कराया अस्थाई में बिहार बजट का और बिहार इकोनॉमिक सर्वे का, तो हमने करीब 30 पेज का एक नोट्स भी लिखवाया था। सारे बिहार इकोनॉमिक सर्वे के हर पेज से हमने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसको नोट करवा दिया था, और वो हमने अस्थाई का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें उस नोट्स को शेयर भी किया हुआ है। इसके अलावा आप जाएंगे तो करंट अफेयर्स में मैगजीन भी, कई सारे मैगजीन बाजार में आ गए हैं। मैंने देखा था कि परीक्षा मंथन है, उसका एक मैगजीन देख रहा था, आ गया है। और भी कई सारे, प्रतियोगिता दर्पण का हिंदी इंग्लिश में दोनों है ही, उसका जो नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्पोर्ट्स और जो मिसलेनियस वाला जो होता है वो भी, अगर 6-7 महीने का आपके पास मैगजीन है तो उसको भी आप पेज पलट लेते हैं। इनके अलावा जाते हैं तो आपके अस्थाई में जाएंगे तो करंट अफेयर्स के जो टेस्ट सीरीज हुए हैं उसके करीब 3-4 पेपर हैं। वो 4 पेपर को लेकर उसमें 1.5 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स है, वो फैक्ट होता है। यहाँ पर पीडीएफ भी करंट अफेयर्स का अवेलेबल है, वो सब भी है। तो ये सारे के सारे एक तरह से करंट अफेयर्स में जाते हैं। बिहार स्पेशल में जाते हैं, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर दोनों की बात हमने किया। बिहार स्पेशल में जा रहे हैं तो कोई भी अगर बुक आपके पास है जिसको आपने बेस बना रखा है, अब सब बुक में एक ही बात होती है, सब जो भी बिहार स्पेशल का हमने बुक्स देख रखा है, आप नाम के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आपको लगे सबने एक ही जगह से सब मैटर ले रखा है, और बिहार का हिस्ट्री, बिहार का इकोनॉमी, बिहार का पॉलिटी, बिहार का ज्योग्राफी, ठीक है, ये सारी बातें। तो ये 4-5 जो सेक्शन है, तो ये 4 सेक्शन के जो भी तथ्य आपको मिलते हैं, सबको सबसे अधिक, सबसे कम, सबसे अधिक, सबसे अधिक लिटरेसी वाला जिला, सबसे कम लिटरेसी वाला जिला, सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला, सबसे कम डेंसिटी वाला जिला, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन, सबसे कम उत्पादन वाला जिला, इस तरीके से जाते हैं। ठीक है, बिजली की सबसे ज़्यादा खपत, सबसे कम खपत, इस तरह से जो भी आता है, एक आपके पास ऐसा फैक्ट सीट होना चाहिए जिससे कि बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाए। क्लियर है? तो ये बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स का मैगजीन अवेलेबल है, बिहार का भी। तो टाइम इस दोनों पे दीजिए। मैथ रीजनिंग के 2 तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो कि जिनका मैथ बैकग्राउंड रहा है या बैंक पीओ एसएससी वगैरह की कभी उन्होंने जीवन में तैयारी करी, ठीक है, तो उनका मैथ का प्रैक्टिस उनको है, तो उसमें 10 क्वेश्चन आता है। लेकिन जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है, मैथ का उन्होंने कभी प्रैक्टिस भी नहीं किया, तब भी मैं बता रहा हूं कि आप क्या करिए कि जैसे 10 क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस 10 क्वेश्चन में कुछ ट्रिक्स होते हैं मैथ में, जो मुझे अंदाजा है, मैंने भी देखा नहीं है इस चीज़ को, ज़्यादा अच्छे से नहीं देखा है। जैसे 10 रुपये का संतरा, 10 संतरा 100 रुपये में खरीदा और इतने में बेच दिया तो कितने % का, तो इसमें क्रॉस वाला कुछ आते हैं, इस तरह से ट्रिक्स आते हैं। तो आप क्या करिए कि टॉपिक वाइज, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का, प्रॉफिट एंड लॉस का, इंटरेस्ट वाला, ब्याज वगैरह का, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं। इस टॉपिक्स के सारे जो कुछ ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स को एक पेज पे नोट कर लीजिए। हो सकता है कि उससे 10 में 10 आपका सही ना हो, लेकिन फिर भी अगर 5-6 भी सही हो जाता है तो मैथ रीजनिंग आपका काम कर दिया। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग में जिनका मैथ का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो वो इस तरीके से टॉपिक वाइज 2-2, 3-3 ट्रिक्स ले लें और उसका 3-3, 4-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर वहां से टकरा जाएंगे। सबसे इफेक्टिव तरीका ये होता है। तो ये हमने आपको एक बताया। लास्ट 10 डेज में, जो लास्ट 10 डेज है, उस 10 डेज में आप क्या करेंगे कि जो इसमें से आपको सबसे ज्यादा कमजोर लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उस पर आप ज्यादा टाइम दे देंगे, और जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है उसको आप, तो जैसे मान लीजिए कोई साइंस बैकग्राउंड का है तो उनको साइंस और मैथ आसान लग रहा है तो उसको कम टाइम, 1-8 घंटा समय देंगे, और उसके बाद जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी है उस पर वो थोड़े ज़्यादा टाइम दे देंगे। कोई ऐसे हैं जिसको ये ह्यूमैनिटीज़ वाला अच्छा लग रहा है, उनका साइंस कमज़ोर है तो साइंस पे थोड़ा बढ़ा के टाइम दे देंगे। तो इस तरीके से 30 दिन का आप सही ढंग से रोड मैप बना के, प्लानिंग करके, अगर इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई करते हैं, केवल पढ़ाई करते हैं, कोई नाते रिश्तेदारी में शादी वगैरह अटेंड नहीं करते हैं, कोई मित्रता, ये सब मित्रता का समय अब नहीं है, अब स्व अध्ययन का, सेल्फ स्टडी का समय है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मार्क्स बढ़ने में देर नहीं लगेगा। ठीक है, और इसमें से ये होता है कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, मैं इसलिए बोलता हूं कि अब थोड़े उस पर टाइम दीजिए, क्योंकि ये सब जो सेक्शन है ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे,
तो बचपन का नॉलेज, कई बार एग्जाम हॉल में जाएंगे तो देखेंगे कि आपने काफी क्लास 10 12 के लेवल पे या बचपन में जो पढ़ाई पढ़ा है वो पेपर में काम आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स वाला ये बचपन की पढ़ाई काम नहीं आता है, अभी जो पढ़ते हैं वही काम आता है। तो इसलिए इस पर थोड़ा बढ़ा के टाइम दे दीजिए, और बाकी का तो हमने बताया आप कैसे टाइम प्लानिंग करिए। अब इसमें आते हैं तो देखो कैसे पॉसिबल है ये कैसे अभी भी संभव है। अगर मान लीजिए मैं इसमें से अगर 110 क्वेश्चन को कट ऑफ मान के चलता हूं, आपका प्रिपरेशन का आपका टारगेट मान के चलता हूं, तो कैसे होगा ये, ठीक है। तो 110 को 150 को अगर मैं इसमें से 150 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन गलत करने का विकल्प आपके पास है। अब दो तरीके से इसको देखिए, एक है कि 110 क्वेश्चन सही करना, ठीक है, तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन 110 में से इस 150 में 40 क्वेश्चन गलत करने का विकल्प आपको दिया जा रहा है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलमोस्ट हर 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तब भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, हर 4 क्वेश्चन में से कुछ में तो 3 में से एक गलत कर देते हैं तब भी क्वालिफाई कर जाएंगे। 4 क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 गलत, फिर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 गलत, क्लियर है, तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। हर 4 में से एक क्वेश्चन गलत करने का विकल्प आपके पास है। और बीपीएससी का पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होता है कि हर 4 में से एक गलत, ठीक है, गलत हो। कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन पेपर में एक पेज पे मान लीजिए 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 का 8 सही होगा। कई बार ऐसा होगा कि शुरू के 4 पेज तक आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। ऐसे भी होते हैं, 30 क्वेश्चन, शुरू के 30 क्वेश्चन सही होते चले जाएंगे, बीच में कहीं एक आध क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन ओवरऑल एवरेज बना के चलें तो 4 में से 3 सही होगा, एक गलत होता है, तब भी आपको क्वालिफाई करने से, पीटी क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो ये बात है इसमें से। तो यू कैन क्वालिफाई, यू कैन अचीव दिस टारगेट ऑफ 110 क्वेश्चंस, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब इसमें लास्ट में अभी तो नहीं बताऊंगा इस बात का कि कैसे, एक होता है इसको पीटी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक एक्सक्लूजन थ्योरी होता है, एक इंक्लूजन थ्योरी होता है। कई बार ऐसा होगा कि मान लीजिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में मुझे कोई भी ऑप्शन, वो क्वेश्चन ऐसे 20 क्वेश्चन होंगे जो मुझसे बिल्कुल हवा नहीं लग रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से पूछा गया, क्या पूछा गया, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे पॉलिटी का हो। तो ऐसे 20 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन मैं कैसे निकाल पाऊँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो 7-8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन मिल जाए अगर 20 में से, ऐसे अनजान क्वेश्चन में से जिसका आंसर मुझे नहीं आता है, तो आपके लिए 7-8 क्वेश्चन एक तरह से वैल्यू एडिशन हो जाता है। भाई जो आसान है वो गलत नहीं होने चाहिए, और जो डिफिकल्ट है उसमें से कुछ मिल जाए, क्लियर है। पीटी क्वालिफाई करने का तरीका होता है। बाद में लास्ट में 1-2 मई के आसपास एक वीडियो बना के मैं उसमें से बताऊंगा आपको, कैसे क्वेश्चन का एग्जाम्पल देकर के बताऊंगा कि कैसे पीटी जब एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, 150 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो बताएंगे हम आपको, ठीक है। अब लास्ट में एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। एक बात ध्यान रखो, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं। यहाँ आस्था यस में टेस्ट पेपर बनते थे बीपीएससी 67 के लिए, 150 क्वेश्चन का, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, चाहे 3-4 लोग थे, सब लोग क्वेश्चन पेपर बनाते थे। और क्वेश्चन पेपर बन के टाइप होकर के जब मेरे पास आता था दिखाने मेरे पास, तो मैं उसमें से 40-40 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन, मैंने पहले भी बता रखा है, मैं उसमें से काट के हटा देता था। क्योंकि ये जो पेपर है वो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होता है कि भाई बीपीएससी के एग्जाम में जो पेपर आएगा उसके एट पार होना चाहिए। अब बीपीएससी के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज में अगर यूपीपीसीएस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए, आईएएस के टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए, ठीक है, न कि, और दूसरा पक्ष हुआ कांस्टेबल टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो ये जो टेस्ट सीरीज, ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ये कॉन्फिडेंस खराब करेगा, ये यूजलेस है ये। तो ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव आपके लिए क्या होगा, टेस्ट सीरीज में जाएं तो मैं इसे क्यों काट देता था। उसका काटने का पीछे ये रीजन रहता था कि लोग क्या करते थे, भाई तथ्य फैक्ट तो, अब इकोनॉमी में ही जाएं तो फैक्ट तो अथाह है, पॉलिटी में जा रहे हैं तो फैक्ट्स की कहां कमी है, बहुत सारे भाई हजारों फैक्ट्स हैं। आप अगर पेपर, तो ये जो आप सोच के देखो कि ये कोचिंग का टेस्ट सीरीज का जो पेपर बनाते हैं, उसमें जो कोचिंग के सीनियर मोस्ट हैं, जो टीचर हैं, जो मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन है, क्या उन्होंने उस 150 क्वेश्चन को देखा है? क्योंकि उनको पता है कि बीपीएससी में किस तरह के
लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि ऑफिस में जो भी लोग हैं, जूनियर लोग हैं, पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले लोग हैं, उनसे पेपर बनवा देते हैं। और वो क्या करते हैं कि नया क्वेश्चन बनाने के बदले कई जगह गाइड वगैरह से क्वेश्चन को क्या करते हैं, उतार देते हैं। और वो भी गाइड ऐसे गाइड से उतारते हैं जो कि जिसका कि बीपीएससी में प्रोबेबिलिटी, जहां से बीपीएससी में क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेंगे। उस टॉपिक से बौद्ध धर्म ही है, मौर्य ही है, मौर्यन ही है, या ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी का है, इंडियन ज्योग्राफी का है, या ओशन, ठीक है, ओशनिक ज्योग्राफी का है, कोई भी इस तरह के होते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं तो साइंस वाले में जा रहे हैं तो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, लाइट का है, साउंड का है, मैकेनिक्स का है, वहां से क्या क्वेश्चन उठाऊं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कई लोग बताते हैं कि सर इस साइट से मैं कर रहा हूँ, इस कोचिंग का मैं कर रहा हूँ, उनका सीरीज 1 आया है, उनका सीरीज 2 आया है, मैं उसको कर रहा हूँ, सर उसमें 80 क्वेश्चन ही हमसे हो पा रहा है, हमसे 90 क्वेश्चन ही हो पा रहा है। अब समस्या ये है कि 30 दिन का समय बचा हुआ है और 80 क्वेश्चन उस पेपर के अनुसार हो रहा है। अब ये तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल चीज क्या हुआ कि वो जो पेपर है, वो पेपर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बदले आपका कॉन्फिडेंस को खराब करेगा। इसलिए सुझाव आपके लिए ये है कि ऐसे अनसाइंटिफिक जो पेपर बनाए के बीपीएससी के टेस्ट सीरीज के नाम पे दिए गए हैं, उनसे दूर रहिए। वो आपका कॉन्फिडेंस खराब करेगा। पता चला कि कॉन्फिडेंस खराब होगा तो नहीं होता है कि कॉन्फिडेंस कमजोर होने से पता चला कि जो याद होना है, याद की इंटेंसिटी कम हो जाएंगी। एक उत्साहित मन से, ठीक है, आपको ये फीलिंग हो कि मेरा 5 ही क्वेश्चन, मैं 105 तक पहुंच गया हूं, मैं 100 तक पहुंच गया हूं, अब तो 10 क्वेश्चन की बारी है, 10 क्वेश्चन तो 30 दिन में पढ़ के मैं निकाल लूंगा। ठीक है, ये इस उत्साह के साथ पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी पेज खत्म होगा, चीजें याद भी होंगी। और पता चला कि कोई पेपर किया और एक दिन तक पढ़ाई ही नहीं कर पाए कि जब मेरा तो 80 सही हुआ, अभी तो 30 क्वेश्चन और मुझे बढ़ाना है, और ये 30 क्वेश्चन मैं कहाँ से बढ़ाऊँ, कैसे बढ़ाऊँ, पता ही नहीं है मुझे कि मैं अगर पढ़ूँ भी तो क्या पढ़ूँ जिससे ये 30 क्वेश्चन मुझे बढ़े। तो यहाँ पर एक ऑनेस्ट रिप्लाई, आपके सुझाव आपके लिए ये है, सजेशन ये है कि अब टाइम आ गया है कि आप क्या करिए कि ये जो कोचिंगों के जो टेस्ट पेपर्स हैं उससे थोड़े दूर हो जाइए। अब अधिक से अधिक पढ़िए। ठीक है, कहा जाता है कि ज्ञान रहेगा तो पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, अब ये जान के भी कि मेरी क्या तैयारी की क्या स्थिति है, अब क्या हो जाएगा। 30 दिन का समय बचा हुआ है। 30 दिन के समय में आपने देखा कि एक एक सेक्शन के लिए हार्डली 2-2 दिन का, 2-2 दिन का समय बचा हुआ है। तो इस 2-2 दिन के समय में किसी पेपर में अगर ऐसा लगता है कि भाई 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मेरा 7-8 सही हो रहा है, तो अब 2 दिन में ऐसा क्या कर लेंगे जिससे कि वो 13 क्वेश्चन बढ़ जाए। तो इससे अच्छा है कि ये अब टाइम नहीं है क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने का। अब टेस्ट सीरीज के जितने भी कोचिंगों के पेपर हैं उससे दूर हो जाइए, और दूर होकर के आप अपनी पढ़ाई पर अब पढ़िए, माने अधिक से अधिक पढ़िए, अधिक से अधिक पेज पलटिए, अधिक से अधिक लाइंस को अंडरलाइन करिए। अब क्वेश्चन पेपर से ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, या क्वेश्चन पेपर से अपने नॉलेज को जांचने का टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है। अगर आपको मन करता है कि आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करें ही, मान लीजिए हिस्ट्री का ही मैं प्रैक्टिस करूं, इकोनॉमी का प्रैक्टिस करूं, पॉलिटी का प्रैक्टिस करूं, ज्योग्राफी का प्रैक्टिस करूं, करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप क्या करिए कि बीपीएससी का, ठीक है, ये बीपीएससी में जो पेपर पढ़े, बीपीएससी का आप 38वीं से 39वीं 40वीं, माने उधर से 42वीं साइड से ही क्या करिए कि आप 41वीं 42वीं से ही लेकर के पेपर को, जैसे अरिहंत है या कई सारे ऐसे अनसॉल्व आए हुए हैं, तो उस अनसॉल्व पे क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी भी साल का अगर टॉपिक वाइज है तो बहुत अच्छा, लेकिन टॉपिक वाइज नहीं है तो मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, तो आप क्या करिए कि पेज को खोल दीजिए, और पेज में ऊपर में क्वेश्चन होता है, उसके बाद आंसर होता है, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन होता है। मैंने जो देखा है क्वेश्चन बैंक, तो उसमें क्या करेंगे, हम एक कॉपी, दूसरा एक कॉपी ले लेंगे और कॉपी को उसके ऊपर रख देंगे, जहां पे आंसर लिखा हुआ है उसके ऊपर ही उसको रख देंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अपना आंसर इसमें लिख देंगे और उसके बाद पेज को आगे बढ़ा देंगे, आंसर देख लेंगे। सही हुआ तो बहुत अच्छा, अंदाजा से सही हुआ तब भी वो आपका नहीं है, फिर दोबारा अगर वही क्वेश्चन आएगा तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए उस चीज का, उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, उसमें 20-25 ऐसे फैक्ट वहां से मिलेंगे जो कि जिसका आंसर तो सही हुआ लेकिन आप उसको लेकर के कंफर्म नहीं है। आंसर गलत हुआ तो निश्चित रूप से आप कंफर्म नहीं थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल कंफर्म, माने कंफर्म नॉलेज के आधार पर सही हुआ है तो वो तो आपका है। जो कहा जाए गेस करने से सही हुआ है तो वो आपका नहीं है, उसको भी पढ़िए, और जो गलत हुआ है उसको तो पढ़िए ही पढ़िए। तो क्या करना है, आप एक मान लीजिए उठाए, एक बार 42वीं का क्वेश्चन पेपर उठाया आपने, और उसमें जाकर के आपने, ठीक है, 150 क्वेश्चन को सामने रखा और उस 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपने किया। हिस्ट्री वाले सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, इकोनॉमी वाले, पॉलिटी वाले को आपने प्रैक्टिस किया। तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है।
तो वो मान लीजिए हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन अगर पूछा गया है, 42वीं का ही पेपर ले लें, 43वीं का, 46वीं का, 45वीं का पेपर, कोई भी पेपर उठा लिया और उसमें 30 क्वेश्चन हिस्ट्री का, तो आपको नहीं लगता कि 30 आपने हिस्ट्री की, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न का कोई स्टडी मटेरियल को ठीक से आपने पढ़ा है, तो उस पढ़ाई की जांच करने के लिए ये 30 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है। 150 क्वेश्चन की जरूरत ही किस बात की है? पॉलिटी का 12 ही क्वेश्चन पूछा गया है, हमने पॉलिटी का खूब अच्छे से रिवीजन किया और उसके बाद उस 12 क्वेश्चन को ही किया, तो उस नॉलेज को जांचने के लिए 12 क्वेश्चन तो मोर देन सफिशिएंट है। और वो जो क्वेश्चन है बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो मैं ये अब आपको ये सुझाव देना चाहता हूं कि आप क्या करिए कि अब टेस्ट पेपर प्रैक्टिस के नाम पे अब आप बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करिए। अगर वो कर चुके हैं क्वेश्चन, वो खराब हो चुका है, आप बिना उसको तैयारी के ही उसको देख चुके हैं, तो अब आप क्या करिए, यूपी पीसीएस का पेपर ले लीजिए, वो भी स्टैंडर्ड पेपर होगा। अरिहंत वाले में ही राजस्थान का पेपर ले लीजिए, अब मध्य प्रदेश का पेपर ले लीजिए, और एमपी का विषय और करंट अफेयर्स का अगर पुराना पेपर है तो उसका करंट अफेयर्स आपके काम का नहीं है, बस केवल करंट अफेयर्स काम का नहीं है, बाकी सब काम का है। अगर दूसरे स्टेट का पेपर पीसीएस का लेते हैं तो उसमें उस स्टेट वाला और करंट अफेयर्स काम का नहीं है, बाकी सब काम का है। तो अब आप पिछले अन्य जो बीपीएससी का नहीं किए हैं तो सबसे अच्छा उसका करिए, अगर उसका कर चुके हैं तो अदर स्टेट के पीसीएस का पेपर को हल करिए जो आयोग ने पूछा है। ये कोचिंगों के टेस्ट पेपर को अब हल करने का टाइम नहीं है, क्योंकि वहां से इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने से अगर आपका गलत होता है, ज्यादा गलत होता है, कॉन्फिडेंस कमजोर होगा और ये चांस खराब हो जाएगा। और बीपीएससी 67 का चांस खराब नहीं होना चाहिए, 800 से अधिक इसमें सीट है। क्लियर है? ये एक बात है। दूसरी बात की बात करूं इसके बाद लास्ट में, अब आस्था आईएएस की तरफ से क्या हो सकता है आपके लिए, तो आस्था आईएएस की तरफ से तो हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल में या व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी ये जो इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स थे, क्वेश्चन पेपर थे, वो सब हमने शेयर किया है। ठीक है, अब अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ और आपको यहाँ से हेल्प की जरूरत होगी तो आप उस पर मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिए, और व्हाट्सएप करके ये जो नंबर हैं, ठीक है, 60, इस पे कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप जो कुछ भी आपको नोट्स कोई चाहिए, किसी चीज़ का क्लास नोट चाहिए तो आप मांग लीजिए, ये आपको भेज देंगे यहाँ से। या फिर 8800233080 इस पे भी कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सअप करके कॉल करिएगा। बहुत सारे कॉल आएंगे, उठा नहीं पाएंगे लोग, फिर ये व्हाट्सअप कर दीजिए या रिप्लाई करके, या आस्था इसके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, उस पर सारा मैटर पड़ा हुआ है, सारा मैटर डाला हुआ है, अभी 10-15 दिन पहले ही सब डाला हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे का या बिहार बजट का ये सब डाला हुआ है, प्लस इसके अलावा जाएंगे तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पेपर, एक्सप्लेनेशन सब उस पर डाला हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से हो सकता है। एक और जैसे कि मुझे ऑफिस से बताया गया है कि जो आने वाले दिनों में एक बिहार सचिवालय सहायक का भी शायद कोई वैकेंसी आया है और उसमें मैथ रीजनिंग है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे आस्था आईएएस में बीपीएससी का क्लास कराने में जो मैथ रीजनिंग का क्लास हुआ है वो आस्था आईएएस के YouTube चैनल पे, या आस्था आईएएस बीपीएससी का एक YouTube चैनल है, ठीक है, उसी पे जाएंगे तो चैनल्स, जो आस्था आईएएस के चैनल पे जाएंगे तो चैनल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो उसका लिंक आपको मिलेगा। वहाँ पे सारे मैथ रीजनिंग के जितने भी क्लास हैं वो सारे क्लास लाइन से सारा एक करके डाल दिया जाएगा। बिहार स्पेशल का क्लास है वो भी वहाँ पे यूट्यूब पे सारा डाला हुआ है। करंट अफेयर्स का भी क्लास आस्था आईएएस के यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। ठीक है, हमने क्या कहा, आस्था आईएएस का एक यूट्यूब चैनल है, उसके साथ साथ एक और है आस्था बीपीएससी का भी यूट्यूब चैनल है, उसको भी सर्च कर लीजिएगा, आस्था बीपीएससी। उसमें कई सारे क्लासेज बिहार स्पेशल के उसमें डाले हुए हैं, और प्लस ये आपके करंट अफेयर्स के क्लास भी उसमें डाला हुआ है, और प्लस मैथ रीजनिंग का क्लास भी अब उसमें डाल दिया जाएगा। तो मैथ रीजनिंग का जो क्लास डाला जा रहा है तो वो भी आपके जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो पेपर में 150 क्वेश्चन में जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो उससे होगा। क्लियर है? तो ये सारे आपके पास आपके लिए है, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। बीपीएससी 67 का 8 मई को पीटी है। सीडीपीओ के क्लास के 2-3 दिन बाद से हम लोग जो भी डेट होगा अनाउंस करके बीपीएससी मेंस का क्लास स्टार्ट करेंगे, जो हमारी सबसे बड़ी हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेंस है दिल्ली में, हम लोग हैं मुखर्जी नगर में हैं, एक अच्छे अपने सीनियर फैकल्टीज़ के साथ मेंस के लिए आपके बीच में फिर आएंगे। जो लोग जिनका पीटी अच्छा जा रहा होगा उनका पीटी जिनका पीटी अच्छा गया हुआ होगा उनकी मेंस की तैयारी कराने के लिए क्लास के माध्यम से, ऑफलाइन क्लास के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, रिकॉर्डिंग क्लास के माध्यम से, या फिर जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से। अब ये जरूर है
कि पीटी अगर अच्छा चला जाए तो देश के किसी भी भाग में हो, बिहार में हो, बाहर में कहीं गवर्नमेंट जॉब में है, आप एक बार ऑफलाइन क्लास के लिए मुखर्जी नगर आ जाइएगा। यहाँ सामने सामने बैठ के पढ़ने में अच्छा लगता है। एक आपका ग्रुप भी बन जाता है, मेंस देने वालों का एक आपस में भी ग्रुप बन जाता है जो आपस में डिस्कशन करते हैं, और बहुत अच्छा। दिल्ली अच्छा भी है। कई लोग बोलते हैं कि दिल्ली महंगा है, दिल्ली महंगा नहीं है। पटना में भी 5-6 हज़ार 7 हज़ार खर्चा हो जाता होगा, पक्का हो जाता होगा, 7 हज़ार तक तो खर्च हो जाता होगा। और यहाँ पर भी गांधी विहार, नेहरू गांधी विहार या ये गोपालपुर है, वजीराबाद है, वहाँ पे इतने पैसे में यहाँ पे हो जाता है। और कहा जाए कि ज़्यादा बिखराव नहीं है, क्लीन, तो साफ़ सफाई यहाँ पे बेहतर है, वो है, प्लस सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको एक इंटेंसिटी मिलेगा। पेपर भी लिखना है तो फिर यहीं क्लासरूम में आके बैठ के टेस्ट सीरीज का, मेंस का पेपर, क्वेश्चन आंसर करेंगे, डिस्कशन सामने सामने बैठ के करेंगे तो अच्छा लगेगा। वो 3-4 महीने का जो टाइम होगा, 4 महीने में मेंस का बहुत सारा सिलेबस कवर, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और फिर आप उसके बाद सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस कर करके आप मेंस का बीपीएससी 67 का और सीडीपीओ के मेंस का एग्जाम आप देके आप आगे की अपनी इंटरव्यू और बाकी सारी चीज़ों को पूरा करेंगे। बीपीएससी 66 का मेंस का रिजल्ट संभावित है, बिल्कुल इसी 15 तारीख तक ही संभावित है। जैसे ही मेंस का जो रिजल्ट आएगा तो हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे उसका, और उस इंटरव्यू की तैयारी के साथ साथ बीपीएससी 67 का भी पीटी का एग्जाम 66 मेंस वाले लोगों को जो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे उनको दे लेना चाहिए। और उसके लिए बेहतर है कि जब तक कि मेंस का रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक 67 के प्रिपरेशन को थोड़ा तेजी दे दें, जिससे कि 66 का मेंस का रिजल्ट आए तो इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए पर वो जाएं तो उससे 67 का पीटी का प्रिपरेशन उनका प्रभावित ना हो। तो आज इतना ही मेरे लिए, मेरी तरफ से। आगे फिर हमने जैसा कहा, आगे फिर आपके बीच में आएंगे। कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। अभी भी 420 घंटे से ज़्यादा का टाइम, इफेक्टिव टाइम आपके पास है, जिसको यूज करके अपने बीपीएससी 67 या सीडीपीओ के पीटी को आप अच्छा कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी समय आपके हाथ से बाहर नहीं गया है, समय आपके हाथ में है। थैंक यू।